प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से हिंदी विषय के व्याकरण का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, व्याकरण किसी भी भाषा का आधार स्तंभ होता है। जिस भाषा का व्याकरण जितना अधिक व्यवस्थित होगा, मानक के अनुरूप होगा, वह भाषा उतनी ही अधिक समृद्धशाली होगी और दोष मुक्त होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग व्याकरण हिंदी भाषा का पढ़ेंगे और उसमें हिंदी की भाषिक संरचना के बारे में जानेंगे। हिंदी का जो भाषिक स्वरूप है और हिंदी भाषा की जो ध्वनि व्यवस्था है, जिसे वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह हिंदी का हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं, उसी के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी भाषा के भाषिक स्वरूप को, उसकी भाषिक संरचना को, उसकी वर्ण व्यवस्था को जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनसे हम अवगत होते हैं। भाषा के संदर्भ में जानते हैं, भाषा भावाभिव्यक्ति का माध्यम होता है। हम अपने भाव और विचारों को जिस किसी भी माध्यम से प्रकट करते हैं, चाहे वो मौखिक हो, चाहे लिखित हो, चाहे सांकेतिक हो, उसे हम सम्यक रूप से भाषा कहते हैं। यह भाषा संस्कृत के भाष धातु से निष्पन्न होती है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। और मार्शल कोहेन एक विद्वान हैं, जिन्होंने परिभाषा दी है कि भाषा मानव के भाव विनिमय का ध्वन्यात्मक साधन है। यानी भाषा उसे ही हम कहेंगे जिसमें ध्वनि होती है, यानी मनुष्य की वागेंद्रिय द्वारा उच्चरित और श्रवणेन्द्रिय द्वारा ग्रहित व बोधगम्य ध्वनि समूह, जिनसे हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ छोटे छोटे बिंदु के अंतर्गत मैं परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं? तो यह है वाक्य। प्रिय विद्यार्थियों, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य, उपवाक्य, अक्षर, वर्ण। तो आप जानते रहिएगा, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई को उपवाक्य कहते हैं और उपवाक्य से छोटी इकाई को विद्यार्थियों पदबंध कहते हैं। पदबंध मतलब शब्दों का योग, यानी कई शब्दों को मिला करके पदबंध की रचना होती है। ये पद का मतलब ही शब्द होता है। शब्दों को जोड़ करके हम जो है 2 शब्द 4 शब्द जोड़ करके उपवाक्य बनाते हैं, फिर उपवाक्यों को जोड़ करके वाक्य का सृजन होता है। और पदबंध से छोटी इकाई पद है, यानी शब्द है, और शब्द से छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। अक्षरों के ही मेल से शब्द का निर्माण होता है, और अक्षर से छोटी इकाई वर्ण है, यानी वर्णों के मेल से अक्षर बनता है। और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों वर्ण को कहते हैं। और भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इसको आपको याद कर लेना है विद्यार्थियों, इसको कंठस्थ कर लेना है। प्रिय विद्यार्थियों, अक्षर और वर्ण को उदाहरण के जरिए मैंने समझाने का प्रयास किया है कि राम जो शब्द है, इसमें 2 अक्षर है, रा और मा, जबकि 4 वर्ण है इसमें, र, अ, म, अ। ये हलंत लगा है ना, ये छोटा यानी लघु रूप है, और इसमें आ जुड़ा, फिर इसमें आ जुड़ा।
तो ये राम हो गया। यानी 4 वर्ण र, अ, म, अ, और राम में र और म। तो ये आपको भी जानना जरूरी है, इसको आप जानिएगा, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आइए थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। और हिंदी भाषा में जिस वर्णमाला की चर्चा की गई है उसमें उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण की बात की गई है, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन है। जबकि भाषा शास्त्रियों ने लेखन के आधार पर 52 वर्ण, जो अधिकतर मान्यता है कि हिंदी भाषा में वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण और 2 अयोगवाह, जिसकी चर्चा हम विस्तृत रूप से एक एक बिंदु को लेकर के करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कामता प्रसाद गुरु ने केवल 44 वर्ण ही माने हैं, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है। इसको याद कर लेना है, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी वर्णमाला में कितने वर्णों की स्वीकृति दी है या कितने वर्ण वो स्वीकार करते हैं। तो विद्यार्थियों 44 वर्ण है, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम स्वर के बारे में और व्यंजन के बारे में अलग अलग जानेंगे। तो आज हम लोग स्वर वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के सहयोग से किया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी किसी अन्य वर्ण की या किसी अन्य ध्वनि की हम सहायता नहीं लेते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, स्वर वर्ण, जो स्वर वर्ण है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके कितने भेद हैं, इनके बारे में भी हम अच्छे तरह से जानेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो हमने स्वर वर्ण के बारे में जाना कि जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण की चर्चा हमने कर ली है कि जब 52 लेखन के आधार पर जो सर्वाधिक स्वीकृति है, तो 11 स्वर है। ये 11 स्वर विद्यार्थियों अ, छोटा, बड़ा, छोटी, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ और री, ये स्वर है। इनको हम जान लेंगे। अब इन्हीं की चर्चा स्वर वर्ण के भेद के अंतर्गत करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वर वर्ण के जो भेद हैं उनमें उत्पत्ति के आधार पर, जाति के आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर और मुख द्वार खुलने के आधार पर, यानी इतने आधार पर हम स्वर वर्ण के प्रकार को समझेंगे, उनके भेद को जानेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर जानेंगे। उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर वर्ण की बात की गई है, इसमें मूल स्वर और संधि स्वर, जिसके अंतर्गत दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर की बात की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, मूल स्वर को ह्रस्व स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। यानी मूल स्वर को ह्रस्व स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है। और ये छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, इसके अंतर्गत ये 4 वर्ण आते हैं। और संधि स्वर के अंतर्गत दीर्घ स्वर, यानी
इन्हीं लघु स्वर को जोड़ करके दीर्घ स्वर को निर्मित किया जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं अ और अ जोड़ करके बड़ा, छोटी छोटी जोड़ करके बड़ी, छोटा ऊ और छोटा ऊ को जोड़ करके बड़ा ऊ बनाया गया। ये दीर्घ स्वर है, यानी मूल स्वर या लघु स्वर के योग से जिस स्वर का निर्माण किया जाता है विद्यार्थियों, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। और इसके उच्चारण में आगे आप पढ़ेंगे कि मात्रा का बोध होता है। अब आइए संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ऐसा स्वर है जो दो अलग अलग स्वर के योग से निर्मित किया गया है, यानी अ और ई के योग से है, अ और ए के योग से आए, अ और उ के योग से ओ, आ और ओ के योग से औ। ये संयुक्त स्वर है। प्रिय विद्यार्थियों, इसको आपको इसलिए ध्यान में रखना है कि कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अ का निर्माण किन स्वरों के योग से हुआ है, आय का निर्माण किन स्वरों के योग से हुआ है, ओ का निर्माण किन स्वरों के योग से हुआ है और औ का निर्माण किन स्वरों के योग से हुआ है। इस तरह से आपको कंठस्थ करना है, याद कर लेना है कि ये जो संयुक्त स्वर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा की दृष्टि से अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है कि अ का निर्माण अ और ई के योग से, आय का निर्माण अ और ए के योग से, ओ का निर्माण अ और उ के योग से और औ का निर्माण बड़ा आ और ओ के योग से होता है। इसको विद्यार्थियों निश्चित रूप से आप बार बार वीडियो को देख करके उसकी पुनरावृत्ति करके इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। प्रिय विद्यार्थियों, ये संधि स्वर अ ई उ ए ऐ ओ औ, जिसका हमने दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर के अंतर्गत इसको जाना। तो उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर होता है जिसे लघु स्वर या हर्ष स्वर भी कहते हैं। अ ई उ री ये 4 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। और विद्यार्थियों, उत्पत्ति के आधार पर जो दूसरा इसका अंग है, दूसरा भाग है, इसे संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर यानी जो दो स्वरों के योग से निर्मित होता है। जैसे अब आप देख रहे हैं अ का निर्माण छोटा फिर छोटा जोड़ करके बड़ा, उसी तरह से छोटी छोटी के योग से बड़ी, छोटा ऊ और छोटा ऊ के योग से बड़ा ऊ। और आप संयुक्त स्वर देख रहे हैं जो दो अलग अलग स्वरों के योग से, जैसे अ और ई को जोड़ करके ए, अ और ए को जोड़ करके आय, अ और उ को जोड़ करके ओ, आ और उ को जोड़ करके औ का निर्माण किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला बिंदु है जाति के आधार पर स्वर वर्ण का भेद, जिसमें सजातीय स्वर और विजातीय स्वर, जिन्हें आप सवर्ण स्वर भी कह सकते हैं, सवर्ण स्वर और अवर्ण स्वर भी कह सकते हैं। अब सवर्ण स्वर का मतलब कि वह स्वर उसी वर्ण का है, जैसे अ आ, इ ई, उ ऊ। अब आप देख रहे हैं आ एक ही वर्ण, इ एक ही वर्ण का है और उ एक ही वर्ण का है। प्रिय विद्यार्थियों, अवर्ण या विजातीय स्वर जिसमें अ ई अ उ ये है, आप इसको देख करके अच्छी तरह से जान लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैंने आज व्याकरण की कक्षा का श्री गणेश किया कि आप समय से अगर तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और हर काम के लिए आप जो समय है वो बड़ा अमूल्य है, बड़ा कीमती है। उस समय को आपको समझना है, समय के हिसाब से आपको अपना अध्ययन करना है, अपना हर कार्य करना है, ताकि आप अपने मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आइए मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर वर्ण का भेद है उसमें लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। लघु स्वर वह स्वर होता है जिसमें कम ध्वनि निकालनी पड़ती है, जैसे अ ई उ। इसमें आप देख रहे हैं ध्वनि जो है यह आराम से निकल रही है। और दीर्घ स्वर
यानी इस समय मात्राएं उच्चारण का जो समय है, इसमें उच्चारण का समय कम है, इसमें उच्चारण का समय कम है, अ ई उ। लेकिन दीर्घ स्वर में उच्चारण का समय बढ़ जाता है, जैसे आ, ई, उ और पुल्त स्वर। नाटक या किसी को बुलाने के क्रम में जब हम जोर से आवाज निकालते हैं तो यह पुलुत स्वर कहा जाता है, जैसे राम, श्याम, मोहन। तो यहाँ दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लग रहा है उच्चारण में, यानी इसमें कम समय लगता है, इसमें उससे ज्यादा समय लगता है, इसमें इससे भी ज्यादा समय लगता है। यानी लघु स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में लघु स्वर से अधिक समय लगता है, और प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो ये मात्रा या उच्चारण के आधार पर लघु स्वर अ ई उ, दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, और प्लुत स्वर आप देख रहे हैं जैसे किसी को बुलाया जाता है तब उसमें समय जो है अधिक लगता है, जोर पड़ता है। अब मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर वर्ण का जो भेद किया गया है विद्यार्थियों, इसको हम जानेंगे। यानी विवृत स्वर, विवृत स्वर यानी मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ। अब आ कहा जाएगा तो मुख द्वार पूरा खुल जाता है, इसे विवृत। आ इसके अंतर्गत बड़ा आ हो गया। अर्ध विवृत यानी मुंह आधा खुलता है, जैसे अ, ऐ, ओ। इसमें मुंह द्वार जो है, मुख का जो द्वार है यह थोड़ा सा खुलता है, आधा खुलता है। और अर्ध समृत, इसमें आधा बंद रहता है, ए ओ, आधा पहले से ही बंद रहता है, जैसे ए ओ। और समृत में लगभग बंद ही रहता, आप जान ही नहीं पाएंगे, ई उ उ, ई उ उ, पता ही नहीं चलेगा कि आपका मुंह खुला है या बंद है, तो यह लगभग बंद सा रहता है। तो इस तरह से भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि विवृत स्वर किसे कहते हैं, या निम्नलिखित में से विवृत स्वर कौन सा है। तो विवृत स्वर जिसमें मुख द्वार पूरा खुला रहता है, आ। अर्ध विवृत स्वर जो आधा खुला रहता है, अ, ऐ, औ। और अर्ध समृत जिसमें आधा बंद रहता है, ऐ, ओ। और समृत जिसमें लगभग बंद रहता है, ई उ उ। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो हो गया मुख द्वार खुलने के आधार पर। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जीभ के प्रयोग के आधार पर। ये जो जीभ है, जिह्वा की जो स्थिति है, अग्रस्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, यानी अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर के अंतर्गत ई ऐ, यानी जिह्वा के अगले भाग से, जो जिह्वा का अगला भाग है, आगे का भाग है, इससे हम उच्चारण करते हैं, जैसे ई ऐ। तो और मध्य स्वर यानी जिह्वा के मध्य भाग से हम जब उच्चारण करते हैं, जैसे अ। और पश्च स्वर यानी जिह्वा के पिछले भाग से जब हम उच्चारण करते हैं, जैसे आ, उ ओ औ, है ना, ये पश्च स्वर यानी जिह्वा के अग्र भाग से जब उच्चारण करते हैं तो वह अग्र स्वर कहलाता है, जैसे ई ए। और मध्य स्वर जब हम जिह्वा के मध्य भाग से उच्चारण करते हैं तो वह मध्य स्वर कहलाता है, जैसे अ। और पश्च स्वर जब हम जिह्वा के पिछले भाग से उच्चारण करते हैं तो वह पश्च स्वर कहलाता है, जैसे आ, उ औ, ओ औ, है ना, इस तरह से। और अब एक और बिंदु है होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर अवृत्तमुखी, यानी मेरा मुख जो है वो पूरा गोला नहीं रहता है, जब हम बोलते हैं तो पूरा गोलाकार नहीं होता है, जैसे अ आ। आप देख रहे हैं कि ये मुख जो है वो गोलाकार नहीं हो रहा, आ, ई ए। आप देख रहे हैं ना, मुंह गोलाकार नहीं हो रहा, लेकिन वहीं उ ओ औ, तो ये मुंह जो है ये गोलाकार हो रहा है। तो अवृत्तमुखी यानी जब होठ गोला ना हो, गोलाकार ना हो, तो वह अवृत्तमुखी स्वर
वर्ण होता है, जैसे अ इ ए और वृत्तमुखी में जब होठ गोलाकार स्थिति में आ जाए तो वहां वृत्तमुखी स्वर होता है, जैसे उ ओ औ। प्रिय विद्यार्थियों, आज की यह व्याकरण की कक्षा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो सुझाव हो आपके वो भी आप लोगों से आमंत्रित हैं, आप लोग अपने सुझाव निश्चित रूप से दें। प्रिय विद्यार्थियों, यदि इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे ही तमाम जानकारियाँ समय समय पर मैं आपके बीच लेकर के उपस्थित रहूँगा, हाजिर रहूँगा और आप केवल मेरा सहयोग करें, इस चैनल को अधिक से अधिक विस्तार दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ करके लाभान्वित हो सकें। प्रिय विद्यार्थियों, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्कार।